सुरभि अपने पति से बोलकर अपनी सास को गांव से शहर अपने पास बुला लेती है। और किस काम से बुलाती है यह आपको जानकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि सुरभि कभी नहीं चाहती थी कि मेरी सास मेरे साथ रहे, और आज अचानक अपने पति से जिद करके क्यों गांव से बुला ली है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कहानी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुरभि की सास ललिता जी गांव में ही रह रही थी। गांव में उनके पास बहुत सारे जमीन जायदाद है, और तो और ललिता जी के पति का पेंशन भी आता है। ललिता जी और उनके पति बहुत अच्छे से रह रहे थे गांव में, और अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजे थे। इकलौता बेटा था। जा रहे थे कि मैं जिस प्रकार से गांव में रहकर खेती खलिहानी करता रह गया, उस प्रकार से मेरा बेटा ना करे। इसलिए ललिता जी अपने बेटे को बाहर शहर में भेज दी थी पढ़ने के लिए। लेकिन ललिता जी का बेटा पढ़ाई वहां करने के बाद जब उसको जॉब लग गया तो वहीं पर अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर लिया। माँ बाप का तो उस समय परमिशन लिया, लेकिन शादी करने के बाद वहीं रहने लगा कि माँ मुझे तो शहर में ही रहना पड़ेगा, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। लेकिन जब उसके पत्नी यानी कि सुरभि कह दी, साफ साफ मना कर दी, आप मामी पापा को यहाँ पर क्यों बुला रहे हैं, यहाँ पर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और आप तो जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार की हूँ, मुझे घूमना फिरना ही अच्छा लगता है, मुझे किसी की सेवा पानी नहीं करनी है। इसलिए सुरभि का पति विवेक भी जानता था। वे दोनों लव मैरिज किए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। बस विवेक एक बार ही अपने माँ बाप को बोला, उसके बाद नहीं कुछ बोला। इसलिए ललिता जी भी गांव में ही रह गई। ललिता जी जानती थी कि अपने बच्चों को अकेले ही छोड़ने में अच्छा है, वैसे भी गांव में तो मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर ही रही है, कोई चीज की दिक्कत ही नहीं थी वहां पर गांव में। फिर क्या था, ललिता जी अपने गांव में अपने पति के पेंशन पे ही अच्छे से जिंदगी काट रही थी, और तो और गांव में जो जमीन जायदाद थे उसमें किराए भी लगाई थी, जिससे उनके पास और भी पैसे आ जाया करते थे। वहाँ पर ललिता जी की जिंदगी अच्छे से कट रही थी, और इधर सुरभि भी अपने शहर में ऐशो आराम से रह रही थी। इसी प्रकार रहते रहते 1 साल हो गए थे, लेकिन जैसे ही दूसरे साल शुरू हुए सुरभि प्रेग्नेंट हो गई थी। अब उसको दिक्कत हो रहा था, इसलिए वह अपने सास ससुर को यहाँ बुलाना चाह रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन हालातों में मुझसे तो कुछ काम होगा ही नहीं, और तो और जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर इसे देखने वाला कौन है। इसलिए विवेक से बोलती है, जब मेरा डिलीवरी हो जाएगा तो आप माँ जी को यहीं पर बुला लीजिएगा। विवेक बोलता भी है तो उसे सुरभि समझाती है कि आप तो जानते हैं कि मैं घूमती फिरती हूँ, पार्टी वगैरह अपने दोस्तों के साथ करती हूँ, और आप ऑफिस में रहते हैं, फिर मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मैं तो उसे लेकर घूम फिर नहीं पाऊंगी। विवेक भी समझ जाता है। जब सुरभि का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद ललिता जी को विवेक बुलाने लगता है। ललिता जी तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन विवेक कहता है आप अपने पोते को भी नहीं खिलाइएगा, इसलिए ललिता जी मान जाती है। कोई भी दादा दादी अपने पोते से वंचित तो रहना नहीं चाहते हैं, वे तो यही चाहते हैं कि बुढ़ापे में बस घर पर बैठकर अपने पोते पोतियों के साथ खेले। इसलिए ललिता जी अपने पति के साथ वहीं पर शहर में आ जाते हैं। विवेक आकर लिया जाता है। वहाँ पर शहर में जैसे ही दोनों आते हैं, सुरभि उनका पैर धोकर स्वागत करती है, आरती करती है, और फिर उसके बाद घर के अंदर बुलाकर उनके पसंद का खाना भी बनाती है, क्योंकि वह जानती है सुरभि कि बस आज का इस दिन तो खाना बनाना है, फिर तो ललिता जी है ही, इसलिए बहुत ध्यान रखती है। ललिता जी भी बहुत खुश हो जाती है अपनी बहू के संस्कार देखकर, लेकिन वह नहीं जानती है कि यह सब तो इनका प्लान है। फिर क्या था, अगले दिन से ही सुरभि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलती है, तो देखती है मेरी तो सास बाहर बैठी हुई है, अब मैं इन छोटे कपड़ों में जाऊंगी तो वह टोकने लगेगी। इसलिए ऊपर से साड़ी लपेट लेती है और माँ जी से कहती है, यानी कि ललिता जी से,
माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ। मुझे मंदिर में मन्नत मैं मांगी थी और बहुत दूर है, इसलिए आने में शायद शाम या रात भी हो जाए। इसलिए आप इसे बिट्टू का ध्यान अच्छे से रखिएगा। ललिता जी भी मान जाती है और जैसे ही सुरभि बाहर निकलती है, फिर से अपने गेटअप में आ जाती है। साड़ी वहीं पर साइड में रख देती है घर के बाहर ही और फिर चली जाती है। उसे शाम से रात हो जाता है। ललिता जी बिट्टू को अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन जब सुरभि आती है तो उन छोटे कपड़े में ही अंदर आ जाती है। वह देखती है कि ललिता जी तो सोई हुई है और जाकर फटाफट से दूसरे कपड़े चेंज कर लेती है और अपने बच्चे को भी उठा कर ले जाती है। ललिता जी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब आवाज आता है तो सुरभि को बोलती है, बहू तुम आ गई, बिट्टू को भी ले गई। इस पर सुरभि बोलती है, हाँ माँ जी, मैं तो कब के आ गई ही, आपकी आंख लगी हुई थी इसलिए मैं आपको छोड़ दी। ललिता जी भी समझ गई थी कि हो सकता है कभी आ गई होगी, मुझे पता नहीं चला, लेकिन इसी तरह से हरदम होने लगा। अब ललिता जी को समझ में आ रहा था कि उसे तो बच्चे को देखने के लिए बुलाया गया था, फिर भी वह खुश थी। घर में नौकर खाना बना दिया करते थे, लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीने हुए, नौकर को भी सुरभि छुट्टी दे देती है। अब घर का खाना ललिता जी को ही बनाना पड़ता था। सुरभि कहती थी, क्या माँ जी, आप तो घर पर ही रहती है और गांव पर तो आप खाना पापा जी का अपना बनाती ही होगी, तो यहाँ पर बस एक मेरे लिए ही तो बनाना है। आपका बेटा तो बाहर में ही खा पी लिया करता है, इसलिए वह बना दिया करती थी ललिता जी। वैसे सुरभि भी ज्यादा बाहर ही खाना खाती थी, बस बिट्टू का ही ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन ललिता जी वह समझ गई थी। एक दिन तो उसने अपने बेटे विवेक से बोला भी, विवेक तुम्हारी पत्नी ऐसे हरदम बाहर रहती है, क्लब जाती है, पार्टियां करती है रात रात तक, तुम्हें अच्छा लगता है? तुम उसे रोकते टोकते क्यों नहीं हो? और घर का तो वह समझो ध्यान ही नहीं रखती है। तुम यहाँ पर मुझे अपने पोते के साथ खेलने के लिए बुलाए हो या आया बनाने के लिए? दिन भर तो मैं ही देखती हूँ, वह तो अपने माँ के पास थोड़ा सा भी हमको नहीं लगता है कि जाता है। इस पर विवेक बोलता है, माँ क्या हुआ, आप पोते के साथ वक्त बिता रही है तो, या उसका ध्यान रख रही है तो, आखिर आप उसकी दादी है। और जहाँ तक सुरभि की बात है तो यही तो उम्र है घूमने फिरने का, फिर आपके इतना उम्र बुढ़ापा में वह थोड़ी जा पाएगी, वो भी तो अपने पोते पोती को ही खिलाएगी। ललिता जी चुप हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। अब तो ललिता जी का रोज का ही हो गया था कि वह घर ही संभाल रही थी, लेकिन उन्हें गांव की बहुत याद आती थी। वह तो कहीं बाहर भी नहीं निकल पाती थी। विवेक बोला था, माँ तुम यहाँ आओगी तो पास में ही बहुत बड़ा मंदिर है, मैं तुम्हें घुमाया करूँगा। लेकिन 6 से 7 महीने हो गए, विवेक कभी भी नहीं ले गया। एक दिन ललिता जी ही बोली, बेटा तुम तो बोलते थे कि यहाँ पर मंदिर है, तुम मुझे दर्शन करवा दो। इस पर सुरभि पीछे से बोली, आप मंदिर जाकर क्या कीजिएगा, घर पर ही भगवान जी का पूजा अर्चना कर लिया कीजिए, वैसे भी भगवान घर पर ही होते हैं। और ललिता चुपचाप वहां से चली जाती है। विवेक भी क्योंकि हाँ में हाँ ही मिलाता है। ललिता जी समझ गई थी कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब विवेक ऑफिस के लिए निकल जाता है और सुरभि अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टियां के लिए चली जाती है, तो ललिता जी अपने पति और पोते को लेकर दरवाजा बंद करके मंदिर के लिए पता लगाकर निकल जाती है और मंदिर में अच्छे से दर्शन करके घर पर आ जाती है। और फिर दोनों को पता भी नहीं चलता है। वहीं पर पास में पार्क भी था। ललिता जी को बहुत अच्छा लगा था। अब तो बच्चे को लेकर वह पार्क में भी थोड़े बहुत टहलने लगती है। अब उनको घर से बाहर निकलने का आदत हो गया था। एक दिन तो सुरभि देख लेती है कि अपनी सास को पार्क में जाते हुए। वह बोलती है, क्या माँ जी, घर को ताला बंद करके आप मेरे बच्चे को पार्क में लेकर क्यों जाती है? वहाँ धूल गंदा कितना रहता है, आपको समझ में नहीं आता है? इस पर ललिता बोलती है, क्यों मैं नहीं जा सकती हूँ? और जहाँ तक तुम्हारे बेटे की बात है तो तुम ही संभाल लिया करो। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे दिन भर घर में रहने के लिए थोड़ी आई हूँ। मेरा भी मन करता है, मैं वहाँ पर गांव में हरदम घुमा फिरा करती थी तुम्हारी तरह ही, और मैं यहाँ पर आकर पैक थोड़ी हो जाऊंगी। हाँ मेरा भी मन करता है कि इस उम्र में थोड़ा बहुत घूम टहलूं, लेकिन नहीं, वहाँ पर तो गाँव में बस दरवाजे के पास ही बाहर निकलती थी तो कई लोग आ जाते थे, बातचीत कर लिया करती थी। अब हम और तुम्हारे पापा जी ही तो घर में रहते हैं, कितना एक दूसरे से बात करेंगे? तुम और तुम्हारा पति भी तो गायब रहता है।
मैं तो सोच कर आई थी कि अपनी बहू के साथ बातें करूँगी, अपने बेटे को साथ थोड़ा रहोगी, लेकिन तुम दोनों तो हरदम गायब रहते हो, इसलिए मुझे निकलना पड़ता है। सुरभि बहुत समझाई, दोनों में झगड़ा हो जाता है। विवेक माँ को ही डांटता है और इसी प्रकार से दिन वक्त निकल रहा था। लेकिन एक दिन तो ललिता जी के पति की तबीयत खराब हो जाती है। इस पर ललिता जी बोलती है, बेटा पापा जी के लिए दवा ले आओ। लेकिन विवेक झिझरा जाता है, बोलता है, क्या माँ, थोड़ा बहुत दवा जो है उसी से काम चला लो, देखते हैं आते समय। लेकिन आते समय विवेक नहीं ला पाता है और उसके पति का ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन विवेक नहीं ले जाता है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद उनके पैरों में दर्द हो जाता है, वह चल नहीं पाते हैं। इसलिए ललिता जी बोलती है, तुम्हारे कारण तो अगर तुम थोड़ा सा और ज्यादा आगे चलते तो शायद पिताजी की यह हालत नहीं होती। विवेक को और सुरभि को बहुत बुरा लगता है और बहुत कुछ सुना देते हैं। फिर दूसरे दिन ही ललिता जी बोलती है, पिताजी के लिए तुम चेयर ले आओ जिससे वो आसानी से कहीं आ जा सकते हैं। लेकिन विवेक साफ मना कर देता है और सुरभि भी अब घर का तो ध्यान रखती ही नहीं थी, अपने बच्चे को इसी प्रकार से छोड़ देती थी। लेकिन अब जान गई थी सुरभि कि अब ललिता जी अपने पति पर ध्यान दे रही है, इसलिए अपने बच्चे को रखती थी। लेकिन जब भोजन का पारी आता था तो वे बाहर से खा लेती थी मंगाकर और अपने सास ससुर को नहीं देती थी। ललिता जी को समझ में आ गया था, वो अब 2 रोटियों के लिए तरसने लगी थी। अब वह खुद से बनाती तो खाती, लेकिन अपने पति को भी तो अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सुरभि से कहती तो सुरभि बोलती कि अभी हम आप 2 रोटियां बनाकर खुद भी खाना चाहिए था, मुझे भी देना चाहिए था, और आप मुझसे मांग रही है। बेटा भी हाँ में हाँ ही मिला दिया करता था। वैसे तो जितना भी पेंशन आता था, आते ही 2 से 3 महीने के बाद ही विवेक मांग लिया था कि पिताजी मुझे काम है, जरूरत है, मैं कहीं पर पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन अब तो क्या था, पेंशन जब अगले महीने आया तो फिर उससे पहले ही विवेक बोल दिया था कि पिताजी मुझे दे दीजिएगा। ललिता जी जान गई थी कि यह सब तो पैसे के कारण हो रहा है। एक तो मुझे 2 वक्त की रोटी भी बनाकर नहीं मिल रहा है। जिससे ही पेंशन आया ललिता जी अपने पास रख ली और बेटे को साफ मना कर दी थी देने से। जब बेटे को साफ मना कर दी थी और बाहर से खाना भी ऑर्डर कर ली थी, जब घर पर टिंग टिंग की आवाज आई तो सुरभि दरवाजा खोली। पार्सल वाला बोला कि ललिता जी के नाम पर पार्सल आया है खाने का। इस पर सुरभि विवेक को आवाज देती और बोलती है, देख लो बूढ़ा बुढ़िया बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। विवेक अपने पिताजी और माँ पर गुस्साने लगता है और बोलता है, माँ इस उम्र में तुम खाना बाहर से खा रही हो, 2 वक्त 2 रोटी बनाकर नहीं खा सकती हो। इस पर ललिता जी बोलती है, क्या बेटा 2 वक्त की रोटी तुम कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी अगर 2 वक्त की रोटी मुझे बनाकर दे देती तो मैं बाहर से नहीं मंगाती। मुझे रोटी के लिए तरसना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, और तुम जानते हो कि पिताजी की दवाई भी टाइम पे मुझे देना है, तो मुझे तो टाइम पे खाना नाश्ता चाहिए ही। और हाँ, मैं अब से ही यहाँ ये घर शहर छोड़कर जा रहा हूँ गाँव पर। गांव में ही अब मैं रहूंगा। तुम्हारे टुकड़ों पे मैं नहीं तुम पल रहे थे, मुझे यहाँ बुलाए भी मेरे पैसे से तुम पल भी रहे थे और मुझे ही अकड़ दिखला रहे हो। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं जान गया कि तुम कितने बदल गए हो, तुम्हें बहुत अहंकार आ गया है। और ललिता जी अपने पति को लेकर बैग पैक करके अपने पोते को खूब आशीर्वाद देकर वहां से फिर से गाँव आ जाती है। वह अब गाँव बहुत आजाद थी, वहां पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है कि माँ जी बाहर मत जाइए, तो माँ जी पोते को खिलाइए, तो माँ जी खाना बना के दीजिए। अब ललिता जी जान गई थी तो अपना और मेरे पति का खुद ही ध्यान रखना है। जो किराए का पैसा आता था वो अभी उस समय विवेक ले लिया करता था। अब उन किराए को पैसे से घर में एक नौकरानी रख ली थी, खाना पीना घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और अपने पति का बहुत ध्यान दे रही थी। और पेंशन का जो पैसा आता था उससे घर का खर्च दवा चलता था। अब ललिता जी बहुत ही खुश थी। वह जान गई थी कि बच्चे घर में रहने से रौनक जरूर आता है, लेकिन बच्चे में जब अहंकार आ जाता है तो उनके पास रहना ठीक नहीं है, अपना ही देखना है। अगर मैं अपने बेटे के पास रहती तो जीते जी ही मर जाती। मेरे पति का भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं था और मुझे घर में नौकरानी बनाकर मेरी बहू बेटे रखे हुए थे। अपने बच्चे को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो मुझे क्या संभालेंगे। अगर मैं वहां रहती तो अपने पति के जिंदगी से भी हाथ धो बैठी और मेरी जिंदगी तो नरक बन ही जाती। ललिता जी बहुत अच्छा फैसला लेकर अपने गाँव आ गई थी और संतुष्ट थी। वह सुबह में ही उठकर अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी, टाइम पे खाना पीना देती थी, दवा देती थी, जिसके कारण से ललिता जी के पति के तबीयत में भी सुधार आने लगे था। उनके पैरों में भी अब जान आ गया था, वह खुद से अब चल पा रहे थे और आज दोनों बहुत खुश थे। ललिता जी के पति उनकी
बहुत ही तारीफ किया करते थे कि तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदगी फिर से नए सिरे से जी रही हूँ। अगर तुम फैसला सही टाइम पे नहीं ले पाती तो मैं तो अपनी जिंदगी से हाथ ही धो बैठता। बेटा तो दवा भी टाइम पे नहीं ला कर दे रहा था और 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी बेटा कर दिखा रहा था। जब पिताजी की तबीयत को बेटा ठीक समझा तो एक दिन उनसे मिलने विवेक और सुरभि अपने बच्चे को लेकर आ गए। उन्हें देखकर सुरभि को देखकर ललिता जी मुंह फेर लेती है और बोलती है, कौन हो तुम दोनों, हम तुमको नहीं जानते हैं। वे दोनों माफी मांगते हैं, माँ मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि विवेक जानता था कि पेंशन तो आता ही है और घर बहुत बड़ा है, किराया भी आता है, उनके पैसों से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसलिए मगरमच्छ के आंसू दोनों बहा रहे थे। लेकिन ललिता जी सब जान गई थी। पुलिस को बुलाती है और उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवाती है और अपना घर जमीन जायदाद वे दोनों के सामने ही, पुलिस के सामने ही वृद्धा आश्रम को दे देती है और बोलती है कि जो तुम्हारा पैसा था जो इस अभी किराए के रूप में आ रहा है, उसमें से आधा पैसा मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भेजवा दिया करूँगा। क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं जानता हूँ कि अपने बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। लेकिन यह घर तुम्हें नहीं मिलेगा, न पिताजी का पेंशन मिलेगा, क्योंकि मुझे भी तो जिंदगी काटनी है और तुम लोग के साथ भी मैं नहीं रह सकती हूँ। क्योंकि रहकर तो मैं देख ही ली हूँ कि किस तरह से तुम लोग मेरा ध्यान रखते हो। अरे अपना ध्यान रखने के लिए मुझे बुला रहे थे। गांव वाले सब बहुत तारीफ करते हैं ललिता जी की सूझबूझ से और फिर विवेक और सुरभि अपने घर चल जाते हैं। उन्हें हर महीने किराए के घर से आधे पैसे कब लगभग 10,000 रुपये चल जाते थे और 10,000 में नौकर चाकर घर में ऊपर चापर का खर्च के लिए रख ली थी और जो पेंशन का पैसा आता था वह गरीबों में और दवा दारू में और थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखती थी। ललिता जी की सूझबूझ के कारण उनकी जिंदगी आज खुशहाल थी। तो दोस्तों ये छोटी सी ये कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।